हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इज वेल। मैं दिव्यांशु कुमार आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं क्या क्या आपके लिए है हमारे इस नए वीडियो में। तो पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, जो सो कॉल्ड हम लोग का रिलेशन आया था। तो हम लोग वहां पे छोड़े थे हमारा लेक्चर कल का। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जानेंगे और वो कैसे रिलेटेड है मोमेंटम के साथ हमारा वो। तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। तो हम लोग अगर पढ़े थे जो लीनियर मोमेंटम, तो उसका एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था, वो एक्सप्रेशन बेसिकली था डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए जो हम लोग पढ़े थे, बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का चेंज इन वेलोसिटी आता है, जो जिसके कारण हम लोग का मोमेंटम चेंज होता है। हम लोग का मोमेंटम चेंज वेलोसिटी के चेंज के कारण आता है। और हम लोग का वेलोसिटी जब चेंज आता है तो हम लोग बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, और वो बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके कारण होता है? हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, जिसके कारण से हमारा जो एक्सप्रेशन आया था मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से हम लोग पता चलता है कि जो डेल्टा पी है बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग पता चलता है कि जो फोर्स है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअली एक्सप्रेशन है। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन जो आता है हम लोग का, वो ये है। और जो स्टेटमेंट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो हम लोग जो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज कर रहे हैं उसके कारण एक एक्सेलरेशन आ रहा है, और वो एक्सेलरेशन आ रहा है हम लोग के फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आई होप आपको ये बात जो मैं बता रहा हूं वो क्लियर होगी। तो अब हम लोग जो एजम्पशंस इसमें ले रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अगर डेल्टा पी के बारे में बात करते हैं, डेल्टा पी के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं अगर, तो हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी होता है, ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी होता है। तो अब ये जो डेल्टा एम वी होता है, ये दो कारण से चेंज हो सकता है। या तो एक मास की वजह से चेंज हो सकता है, एक वेलोसिटी के कारण से चेंज हो सकता है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले से। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर मास को हम लोग को चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग को वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। दैट मींस कि हम लोग को वेलोसिटी जो हमारा बॉडी का है उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना लेके जाना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जितना भी केसेस अभी जितना भी डिस्कस करेंगे, आपको जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा वो सब मास कांस्टेंट लेकर के चलना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो बेसिकली यही सब चीजें थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशन जो हमारा लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए आया, तो वो फोर्स के बराबर हो जाता है जो हम लोग एक बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। और वो जब हम लोग केस पढ़ते हैं तो दो चीज हम लोग को दिमाग में रखना पड़ता है। वो एक चीज तो ये कि हमारा जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा ही कम होता है। और दूसरा बात आता है वो हमारा मास कांस्टेंट रहता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर आप हमारा लेक्चर्स शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं कि हम लोग को अगर मास चेंज करना है तो हम लोग को वेलोसिटी जो है, अगर हम लोग वेलोसिटी को देखेंगे तो वो हम लोग के स्पीड के ऑफ लाइट के बराबर या फिर उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का होता क्या है स्टेटमेंट, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या स्टेटमेंट क्या है। तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारे पास वो आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the force applied on the body। ठीक है,
आई होप कि आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ क्लियर होगा। और हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लेकर के वो आ रहा है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप जब आगे क्लासेस करेंगे या फिर आपको जब भी एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग को दिया हुआ रहा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग को मालूम रहा तो उससे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए वहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे गेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थ्रू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारा अभी का टॉपिक होगा, गेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो आप इस स्टेटमेंट को पूरा लिखिएगा और कॉपी में लिखिएगा तो बढ़िया से लिखिएगा। अभी मैं जल्दी में जिसे छोटा सा लिख दिया हूं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर हम लोग एक बॉडी को देख लेते हैं। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग को मालूम है कि वो फोर्स का जो वैल्यू होने जा रहा है वो ma होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर देखेंगे कि एक्सलरेशन को जीरो कर देते हैं, एक्सलरेशन को जीरो कर देते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिक्स क्वांटिटी को अगर हम लोग किसी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो रिजल्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सलरेशन जीरो ले लेते हैं, उसको हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली जो हम लोग का फोर्स अप्लाइड होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको जो बात है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम लोग इससे अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट था उसको दिमाग में लाते, उसको याद करते वो क्या स्टेटमेंट था, तो हम लोग को पता चलता है कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी होता है, अगर मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप कोई बाहर से उस पर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपना इनर्शिया चेंज नहीं करता, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो अपना रेस्ट या मोशन का पोजीशन को नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अगर बात करेंगे तो अगर हम लोग एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, उसका अगर एक्सलरेशन जीरो, उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं है तो यानी इसका एक्सलरेशन जीरो है। एक्सलरेशन जीरो यानी या तो वो कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव करेगा या तो वो रेस्ट पे अपना जगह पे खड़ा रहेगा। फिर से मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बॉडी को रख देता हूं, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है तो दो कंडीशन आएगा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या तो वो अपने पोजीशन पे रेस्ट पे रहेगा। अब ऐसा क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी पे यानी बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उस पे एक्सलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सलरेशन हम लोग का जीरो होता है। ये बात हम लोग चैप्टर 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग का एक्सलरेशन जीरो है तब जो बॉडी मूव करता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इस बॉल को देखेंगे, इसका एक्सलरेशन जीरो है यानी इस पे हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब एक्सलरेशन जीरो है। एक्सलरेशन जीरो या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इस पे कोई फोर्स अप्लाइड नहीं, यानी वो उस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाइड नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। या तो अगर हम लोग उस बॉल को रेस्ट पे रखे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि उस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मास तो हम लोग जीरो कर नहीं सकते, कोई भी अगर मैटर है तो है, उस पे हम लोग मास रहना ही पड़ेगा तभी वो मैटर है ना। अगर आप यूनिवर्स में कोई भी चीज को ले लीजिएगा तो वो तो मैटर ही है ना। अब कोई भी एनर्जी ये सब को छोड़कर, एनर्जी नहीं, बेसिकली जो भी मैटर है उसके पास तो मास है, मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मास तो जीरो नहीं हो सकता है। जीरो क्या कर सकते हैं? एक्सलरेशन, जिसके कारण से हम लोग का फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो मैं यहाँ बात बताना चाह रहा था वो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग अपना रियल लाइफ से, अपना कुछ जो लाइफ है उससे
एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिसके कारण हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट क्लियर होगा, उसका यूज क्या हम लोग का प्रेजेंट लाइफ में, क्या हम लोग का काम आसान करता है या फिर क्या लॉजिक है किसी काम को करने के पीछे, वो पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों में से लगभग जन जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो क्रिकेट खेला ही होगा, ठीक है। क्रिकेट खेला होगा, नहीं तो क्रिकेट देखा होगा, ये तो सभी जानते हैं कि अगर आप लोग बेसिकली टेक्निकल वे में देखिएगा तो जब भी आप लोग एक कैच पकड़ते हैं, ठीक है ना, बॉल आ रहा है आपके तरफ, आपका ये हाथ समझ लीजिए, ये बॉल आपके आ रहा है, तो आप जब बॉल को पकड़िएगा तो आपका हाथ अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो उसका पोजीशन ये वाला हो जाएगा। ये अगर आपका हाथ यहाँ था तो आप इस अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींचिएगा, हाथ को इधर अपनी ओर टानिएगा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इसके पीछे भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही हाथ है, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही करते हैं। करते तो हम लोग मतलब कैच को बढ़िया तरीके से पकड़ने के लिए, लेकिन जो फिनोमेना है उसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होने जा रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे इनिशियली बॉल किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा, ठीक है, उस वेलोसिटी को हम v ले लेते हैं। फाइनली वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। हम लोग जब बॉल को पकड़ लेंगे फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी v से हमारी तरफ आ रहा था, फाइनली हम लोग बॉल को रोक लिए तो वहां पे तो वो बॉल रुक जाएगा ना, जिसके कारण से उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां से यहां के दरमियान देखेंगे तो कुछ समय लगा होगा इसको आने में, ठीक है। यहां से यहां आने में इसको कुछ तो समय लगा होगा ना, और वही यहां पर कुछ ज्यादा समय लग गया होगा जब हम लोग हाथ पीछे टान रहे हैं, ठीक है। हाथ जब पीछे टान रहे हैं तो कुछ ज्यादा समय लगा होगा ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं T2। तो T1 इज ग्रेटर देन T1 इज लेस देन T2, ठीक है। T2 जो टाइम पीरियड हमारे पास है वो जनरली हम लोग बड़ा है, क्योंकि हम लोग इसको टान रहे हैं, हाथ को अपने पीछे खींच रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्यादा समय लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों का मोमेंटम निकालेंगे या फिर चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे दोनों केस के लिए। तो दोनों केस के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम आता है वो mv जो कि इनिशियली था, 0 माइनस mv। बेसिकली अगर हम लोग अच्छा फॉर्मूला से देखते हैं, फॉर्मूला जो हम लोग के पास है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है इनटू मास। तो कोई भी चीज को हम लोग जीरो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो जीरो ही रिजल्ट करेगा, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो कुछ होगा ही, लेकिन फाइनल मोमेंटम जो है वो हम लोग का जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग का वेलोसिटी फाइनल में जीरो है। मास इंटू वेलोसिटी हम लोग का फाइनल मोमेंटम होता है, और फाइनल वेलोसिटी हम लोग का जीरो है, जिसके कारण से फाइनल मोमेंटम जीरो हो जा रहा है, ठीक है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, उसका कुछ मास है, मास हम लोग बॉल का मान लेते हैं m, ठीक है। तो इनिशियली जो मोमेंटम है वो mv हो गया, तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो हो गया mv, ठीक है। इतना दूर तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी जीरो ही हो रहा है, इनिशियली v से ही आ रहा है, यहाँ पे भी जो चेंज इन मोमेंटम वो mv है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी चेंज इन मोमेंटम mv है, यहाँ पे भी चेंज इन मोमेंटम mv है। तो हम लोग का चेंज आ कहाँ रहा, मतलब अंतर क्या हो रहा है दोनों केस में? दोनों केस में हम लोग डिफरेंट क्या हो रहा है जो हम लोग को बेटर कैच पकड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे, यानी कि डिवाइड बाय टाइम कर देंगे दोनों को, दोनों के रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड से। तो हम लोग टाइम पीरियड मतलब कि टाइम इंटरवल से, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पे जो टाइम आ रहा है ये टाइम बढ़ गया है, ये टाइम घट गया है, और ये टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो इसको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू ma जो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा ना। यहाँ पे फोर्स 1 लिख लेते हैं, काहे कि यहाँ टाइम 1 है, यहाँ पे अलग टाइम इंटरवल है, इसीलिए फोर्स हम लोग का अलग अलग लगेगा दोनों केस में। तो यहाँ T2, तो यहाँ फोर्स F2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो फोर्स निकल गया, यहाँ दोनों का वैल्यू पता है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, टाइम पीरियड यहाँ कम लग रहा है, टाइम पीरियड कम लग रहा है, हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए टाइम को उस साइड लेके जाते हैं। टाइम को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, mv इज इक्वल टू F1 T1, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो T1 है,
T1 वो कम है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा ना अगर आपको दो क्वांटिटी को इक्वल करना है, ठीक है। दो यहाँ पे देखिए mv है, यहाँ F1 T1 है, ठीक है। और दूसरा केस में भी mv इज इक्वल टू F2 T2 है, ठीक है। यहाँ पे भी F1 T1 है, इसमें भी F2 T2 है, दोनों को mv के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग का फोर्स, यहाँ पे देखिए टाइम कम है, टाइम यहाँ पे कम है, यहाँ टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा। बेसिकली अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो मैं फिर से समझा देता हूं। तो फिर से शुरू से बताता हूं क्या करना है हम लोग को, ये सब छोड़िए आप। हेलो फ्रेंड्स, क्या करिए आप, यहां देखिए, यहाँ v बाई टी है। अब ये v बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हम लोग का निकल गया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग v बाई टी करेंगे तो यहाँ एक्सलरेशन हम लोग को पता चल रहा है, यहाँ भी v बाई T2 करेंगे तो यहाँ भी एक्सलरेशन पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि टाइम इंटरवल ज्यादा है, टाइम इंटरवल ज्यादा होने के कारण एक्सलरेशन कम होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं ये आपको बता देता हूं, अगर आप लोग दो इक्वल नंबर को, दो 10 है, इक्वल नंबर को एक को ज्यादा से डिवाइड करिए, एक को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 2 रिजल्ट करता है, और 10 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 5 रिजल्ट करता है, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 को अगर हम लोग 10 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 2 रिजल्ट कर रहा है, और 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 5 रिजल्ट करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 5 है वो 5 बड़ा नंबर है और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज से, तो हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है वो कम आ रहा है। और वही सेम क्वांटिटी को अगर हम लोग कम चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड जो दिया हुआ है, टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है, टाइम इंटरवल यहाँ पर बहुत कम है। पहला केस के लिए टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण से ये ऑल टुगेदर जो चीज आ रहा है एक्सलरेशन, वो हम लोग का ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। एक्सलरेशन ज्यादा होने के कारण ये फोर्स भी ज्यादा हो जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मास जो है वो बराबर है दोनों केस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे टाइम इंटरवल ज्यादा है, टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाने के कारण जो एक्सलरेशन है वो कम आ जा रहा है, क्योंकि टाइम इंटरवल ज्यादा है तो एक्सलरेशन कम आ रहा है, जिसके कारण हम लोग को फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। तो इससे हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, मतलब हम लोग का कंक्लूजन क्या होता है कि अगर ये जो बॉल आ रहा है, ये बॉल जो आ रहा है हम लोग की तरफ, अगर हम लोग हाथ टानते हैं या पीछे करते हैं तो जो टाइम लग रहा है बॉल को रुकने में, वो ज्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण से हम लोग का जो ये हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो कम हो जा रहा है। हम लोग देखो ज्यादा टाइम लेकर के उस बॉल को रोक रहे हैं ना, जिसके कारण से एक्सलरेशन कम हो जा रहा है। तो हम लोग फोर्स जो लग रहा है हाथ में जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, जिसके कारण से चोट कम लगता है हम लोग को, ठीक है। अगर हम लोग वहीं पे रोकने की कोशिश करेंगे, उसको जहां पे हम लोग का हाथ था वहीं पे रोकने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग का एक्सलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने के कारण हम लोग को फोर्स ज्यादा लगता है, यानी कि फोर्स ज्यादा रहता है बॉल के पास, हम लोग को चोट कस के लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो क्लियर होगा, और अगर नहीं तो अगला एग्जांपल में तो जरूर ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे रनर्स लोग को देखिएगा कि जब वो दौड़ते हैं तो नीचे में सैंड रखा हुआ रहता है, हाई जंप करके आए, वो दौड़े, एक आदमी दौड़ा गिर गया, ठीक है ना, तो वहां सैंड रखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों रहता है, सैंड क्यों रहता है, अगर हम लोग इसको ध्यान से सोचे, दिमाग लगाएं कि सैंड ही क्यों रहता है। भाई सीमेंटेड रहेगा तो और बढ़िया रहेगा ना, लेकिन नहीं, वहां सैंड रहता है। तो सैंड इसीलिए रहता है क्योंकि अगर हम लोग सैंड को देखेंगे तो आदमी आ रहा है, सैंड तो थोड़ा सा नीचे धस सकता है ना, नीचे थोड़ा उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, तो वो उसका अपर लेयर थोड़ा नीचे आ सकता है, जिसके कारण से जैसे कि अगर इसको देखिएगा, सैंड का इनिशियली जब कोई नहीं था तो सैंड ऐसा था, ठीक है, और जब आदमी इस पे लैंड करता है तो सैंड कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो सैंड थोड़ा दबा ना, यहाँ आदमी आ गया, ठीक है, आदमी आ गया, यहाँ सैंड थोड़ा दब गया, ठीक है। वही अगर सीमेंट हम लोग देखेंगे, तो सीमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जब आदमी आता है तो ये तो नहीं ना दबेगा,
ये तो रिजिड टाइप का है। एक्चुअली सब कुछ भी रिजिड होता नहीं दुनिया में, लेकिन अबिट मतलब रिजिड को अप्रोच कर रहा है, मतलब लगभग मान के चलिए रिजिड है, जिसके कारण से ये तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे इनिशियली जो वेलोसिटी होता है वो v होता है। ठीक है, इनिशियली जिस वेलोसिटी के साथ मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां समझेंगे हम लोग ये दोनों डायग्राम से। इनिशियली जो वेलोसिटी होता है वो v होता है, जिससे r आता है, फाइनली रुक जाता है एक पॉइंट पर, उसका जो वेलोसिटी रुकने के कारण होता है, फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो 0 हो जाता है। इनिशियली जो रहता है वो v रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो टाइम पीरियड है और यहां पर जो टाइम पीरियड है, हमारे टाइम इंटरवल है, सॉरी मैं बार बार टाइम पीरियड बोल दे रहा हूं जो कि एक गलत टर्म है, टाइम इंटरवल होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है, तो दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा धस रहा है, सैंड जो है थोड़ा नीचे दब रहा है, जिसके कारण से यहाँ जो टाइम लग रहा है वो t1 हो जाएगा, यहाँ जो टाइम लग रहा है वो t1 हो जाएगा, और यहाँ जो टाइम लग रहा है वो t2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि टाइम ज्यादा लग रहा है, जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ में इसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, क्योंकि सैंड धस रहा है तो यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पर तो उसको ये कुछ हो नहीं रहा है, हमको तो वहीं पे आके रुकना पड़ेगा, डिस्टेंस उतना ही है, तो टाइम इसका थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ t2 इज लेस देन t1 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ टाइम जैसा कि कम हो गया, तो टाइम कम होने के कारण हम लोग का जो एक्सलरेशन इस केस में है, एक्सलरेशन इस केस में बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सलरेशन इस केस में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण से जो हम लोग का टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, तो वो फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है सॉरी यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है, तो यहाँ टाइम पीरियड कम है, तो यहाँ पे एक्सलरेशन ज्यादा होगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड कम ज्यादा है, इसके कारण यहाँ पर एक्सलरेशन कम होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, एक्सलरेशन कम हो गया, यहाँ एक्सलरेशन ज्यादा हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ एक्सलरेशन कम होने के कारण जो फोर्स लग रहा है कम लग रहा है, और यहाँ पर एक्सलरेशन ज्यादा होने के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो फोर्स यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, जिसके कारण से हम लोग चोट कम लगता है, यहाँ पे चोट ज्यादा लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब हम लोग लास्ट अपना एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिमिलर टू दिस है। अब इससे सिमिलर कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम लोग किसी ब्लैंकेट को ले लेते हैं, ठीक है ना, किसी गद्दा को या मैट्रेस जो रहता है मैट्रेस, उसको ले लेते हैं, और एक फ्लोर को ले लेते हैं। ठीक है, यहां से यूटेंसिल गिराते हैं, यहाँ पर एक कांच का यूटेंसिल गिराते हैं, यहाँ पे चांस रहता है कि हम लोग का यूटेंसिल बच जाएगा, यहाँ पर यूटेंसिल टूटना गारंटी रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग मैट्रिसेस पे गिराते हैं तो ये कुछ कंप्रेस हो जाता है और ये नीचे आ जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण से हम लोग को जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो t1 और यहाँ टाइम जो लग रहा है t2, तो ये जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। यहाँ टाइम ज्यादा लगने के कारण हम लोग का जो एक्सलरेशन होता है वो एक्सलरेशन कम हो जाता है, और एक्सलरेशन कम होने के कारण इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कम होने के कारण ये नहीं टूटता है। वहीं पे इसको देखेंगे तो इसका एक्सलरेशन बहुत ज्यादा होता है, एकदम तुरंत इसको अपना वेलोसिटी को 0 करना पड़ता है, जरा सा भी टाइम नहीं मिलता, जिसके कारण से ये जो होता है इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, और बहुत ज्यादा फोर्स लगने के कारण मतलब एक्सलरेशन बहुत ज्यादा है। हम लोग का मास तो दोनों का सेम है, एक्सलरेशन बहुत ज्यादा है, तो इस पर फोर्स तो ज्यादा लगना ही है, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये बॉडी टूट जाता है। ठीक है ना। तो यही था हम लोग का 3 एग्जांपल, जिससे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को और बढ़िया तरीका से समझ सकते थे। तो आई होप कि मैंने आपको आज की क्लास में जितना भी चीज बताया है वो आपको क्लियर होगा, और अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर इसे पहुंचाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो अगला टॉपिक पे जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।